देश की जनता जानना चाहती है कि हर बड़े मुद्दे पर उसके नेता की सोच क्या है, और उस पर सवाल जवाब के लिए एबीपी न्यूज पर पेश है देश का नेता कैसा हो। आप देख रहे हैं इन चुनावों में किस तरह की बातें हो रही हैं, लोग किस तरह से एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं और किस तरह से सांप्रदायिकता, सेक्युलरिज्म, हिंदू मुस्लिम ये सब हो गया है इस चुनाव में। क्या देश का नेता ऐसा हो, ये सवाल है। देश का नेता कैसा हो। आज हमारे साथ मौजूद कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी के नेता, और हमारे साथ मौजूद आज के छात्र जो आम आदमी पार्टी समर्थक छात्र भी हैं, कांग्रेस समर्थक छात्र भी हैं और बीजेपी समर्थक छात्र भी हैं, अपने नेताओं से सवाल पूछने के लिए। तो मैं आमंत्रित करूंगा प्रोग्राम शुरू करते हुए सबसे पहले आम आदमी पार्टी से शाजिया इल्मी को, कांग्रेस से राशिद अलवी साहब और बीजेपी से मुख्तार अब्बास नकवी साहब। सबसे पहले अलवी साहब, 2 मिनट का वक्त। देश का नेता कैसा हो। क्या शुरू कर दिया जी। देखिए, मेरा मानना है कि ये देश बहुत बड़ा देश है और दुनिया का अकेला देश है जिस देश के अंदर मुख्तलिफ मज़ाहिब, मुख्तलिफ ज़बानें, मुख्तलिफ बिरादरियाँ इस देश के अंदर रहती हैं। ऐसा नेता हो जिसको देश का हर सेक्शन, सारे मज़हब के लोग, सारी बिरादरी के लोग, सारी ज़बान जानने वाले लोग एक्सेप्ट करते हो। ऐसा नेता नहीं होना चाहिए जिसके अपनी पार्टी के लोग ये कहते हों कि हमारे नेता से फला सेक्शन को नहीं डरना नहीं चाहिए, अगर वो प्रधानमंत्री बन गए तो उनका डर खत्म हो जाएगा। कितनी अजीब बात है। इस देश के अंदर ऐसे लोग प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं जिनकी पार्टी सुबह से शाम तक कहती है कि हमारे नेता से माइनॉरिटीज को नहीं डरना चाहिए। अगर ऐसा नेता होगा तो इस देश का क्या होगा। ऐसा नेता नहीं होना चाहिए जो कहे कि यहाँ के लोगों को हम पाकिस्तान भिजवा देंगे। ऐसा नेता होगा तो देश किस दिशा के अंदर चला जाएगा। ऐसा नेता नहीं होना चाहिए, मेरी उंगली माफ कीजिए इधर उठ रही, इधर करे देता हूँ। ऐसा नेता नहीं होना चाहिए कि कहे कि गुजरात के अंदर, हिंदू इलाके के अंदर मुसलमानों को ज़मीन नहीं खरीदनी दी जाएगी। ऐसा नेता होगा तो देश किस दिशा में जाएगा। मेरा मानना है ऐसा देश, इलेक्शन की हार और जीत होती रहती है, ऐसा नेता हो जिसकी एक्सेप्टेबिलिटी सबके अंदर हो। विकास बहुत ज़रूरी है, मैं मानता हूँ, लेकिन विकास किसके लिए। जब मैं जिंदा रहूँगा तभी तो उस सड़क पे चल पाऊँगा जो आपने सोने और चांदी की सड़क बनाई है। जिस विकास की आप बात कर रहे हैं, अगर मेरी ज़िंदगी ही खतरे में है, मेरा ख़ानदान खतरे में है, मेरे बच्चे खतरे में हैं, मैं किस सड़क पे चलूँगा। किस विकास की बात करते हैं। बुनियादी चीज़ है, इस देश के रहने वाले हर आदमी को उसकी ज़िंदगी, उसके परिवार, उसके तिजारत की गारंटी होनी चाहिए। लोगों को एहसास हो कि ये आदमी अगर प्रधानमंत्री बनेगा, इस पार्टी की अगर सरकार आएगी, हम महफूज रहेंगे, हमारे ऊपर कोई हमला नहीं कर पाएगा, हमारे ज़िंदगी और माल को कोई लूट नहीं पाएगा। चुनाव से पहले ही अगर ये खतरात पैदा हो जाएं, लोग डरने लगे कि अगर ये आ गया तो हमारा क्या होगा, तो ऐसा नेता देश को नहीं चाहिए। शाजिया, देश का नेता कैसा। मुझे लगता है देश का नेता एक आम आदमी जैसा होना चाहिए, अरविंद केजरीवाल जैसा होना चाहिए। एक पढ़ा लिखा समझदार इंसान होना चाहिए जो देश की सेवा करना चाहता हो, जो देश में शासन नहीं सेवा की भावना से आए, जो देश के निर्माण के लिए काम करे, जो भ्रष्टाचार हटाए, जो अत्याचार हटाए, जो बात करे बुनियादी मुद्दों की, जो बात करे इंफ्रास्ट्रक्चर की, गलियों की, सड़कों की, महंगाई की, जो कैंसर हमारे देश में भ्रष्टाचार, उसको भगाने के अलग अलग रास्ते ढूंढे। क्योंकि 16% जीडीपी हमारे देश की खाई जा रही है इन सारे धंधों से, इन सारे गोरख धंधों में, इन सारे स्कैम्स में। हमारे देश के नेता जो अब तक के रहे हैं सब कुछ खा गए। रेत हो, कोयला हो, चारा हो, बैसाखी का पैसा हो, जंगल हो, जमीन हो, कम से कम कोई तो है जो आवाज उठाए। जब चोर बन जाते हैं पहरेदार तो एक आम नागरिक को पहरेदारी करनी पड़ती है। और अरविंद केजरीवाल
जो गरीब परस्त इंसान है, जो देशभक्त है, जो वाकई में ऐसा योद्धा है जो सब कुछ निछावर कर कर खुद का देश के लिए सेवा करने के लिए, हर एक तबके के लिए, हर एक समुदाय के लिए काम करने को तैयार है, उनके लिए महंगाई कम करने के लिए तैयार है, बड़े बड़े पूंजीवाद जो उद्योगपति हैं उनके खिलाफ आवाज़ उठाने को तैयार है। तो मुझे लगता है एक बहादुर होना चाहिए इंसान, वफादार होना चाहिए इंसान, इज्जतदार होना चाहिए, असरदार होना चाहिए और सबसे पहले ईमानदार होना चाहिए। और वो शख्स है अरविंद केजरीवाल और हर एक आम आदमी जो परेशान है इस स्थिति से देश की। नकवी साहब, देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कौन नेता बनना चाहता है, कौन प्रधानमंत्री बनना चाहता है, वो कोई बहुत मायने नहीं रखता। देश किसको प्रधानमंत्री बनाना चाहती है, किसके नेतृत्व को स्वीकार करना चाहती है और किस पर विश्वास करना चाहती है, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज जो है वो लड़ाई जो है वो एक तरफ सियासी सेकुलरिज्म और दूसरी तरफ संवैधानिक सेकुलरिज्म। एक तरफ वो पार्टियां हैं जो सियासी सेकुलरिज्म के नाम पर वोटों का एक्सप्लॉइटेशन करके जो वास्तविक मुद्दे हैं, जो मुद्दे लोगों के सरोकार और लोगों से जुड़े हुए हैं, उन मुद्दों को एक किनारे करना और भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ एक पूरी मुहिम चलाना। तो उससे एक बात साफ हो गई है कि आज नरेंद्र मोदी जी, आज भारतीय जनता पार्टी देश के राजनीति के केंद्र बिंदु में है और देश का विश्वास और देश का प्यार और देश का समर्थन नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के लिए दिन दूना रात चौगुना बढ़ रहा है। और ये समर्थन और ये प्यार जो है वो केवल किसी एक वर्ग, किसी एक क्षेत्र में नहीं है। आप कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई समाज के सभी हिस्सों में एक ही आवाज़ आ रही है। वो आवाज़ है एक अच्छा शासन चाहिए, एक सुशासन को समर्पित सरकार चाहिए, एक कुशासन को खत्म करने वाला नेता चाहिए और एक ऐसा नेतृत्व चाहिए जो सबका साथ, सबके विकास पर यकीन करता हो। एक ऐसा नेता चाहिए जो एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करता हो और उसके संकल्प के साथ चलने वाला हो। और वो नेता एक है जिसे कि ये माने या नहीं माने, आंख बंद करके उस आंधी को देखें या ना देखें, उस लहर को समझें या ना समझें, लहर को वो तब समझेंगे जब लहर में ये डूब जाएंगे। लेकिन इतना जरूर है कि आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को पूरे देश ने स्वीकार किया है और 16 तारीख के बाद नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सुशासन की स्थापना होगी। सवाल जवाब का सिलसिला हम शुरू करते हैं। अलवी साहब, पहला सवाल आपसे, इधर बीजेपी समर्थक छात्रों की तरफ से। कौन पूछेगा आप में से सवाल? मेरा सवाल साजिया इल्मी जी से है। नहीं, पहले अलवी साहब से सवाल। आइए। आपने एक ऐसे नेता की बात कह रहे हैं। मैं एक बात बताना चाहता हूं, हमें ऐसा भी नेता नहीं चाहिए जिसके राज्यकाल में 1,76,000 करोड़ के घोटाले हों या जिसके राज्यकाल में हमारे सवाल क्या सैनिकों के सर काटे जाए। मैं एक बात पूछना चाह रहा हूं, आपने देश में बहुत सालों तक राज किया, आपने क्यों नहीं हिंदू मुसलमान को एकता के सूत्र में बांध के रखा? ये किसकी गलती है? आपकी गलती है? देखिए, इस देश के अंदर अगर हिंदू मुसलमान को बांध के रखा है तो हम ही ने बांध कर रखा है। आज कोई ये इल्ज़ाम हम पे नहीं लगा सकता कि हम हिंदू मुसलमान के बीच में दीवार खड़ी करते हैं। हम पे कोई इल्ज़ाम नहीं लगा सकता कि इनकी सरकार आएगी तो समाज के फला हिस्से को डरा हुआ महसूस कर रहे हैं। हम पे नहीं लगा सकता कोई इल्ज़ाम। हम पे नहीं लगा सकता इल्ज़ाम कि ये लोग फला सेक्शन के समाज के खिलाफ काम करते हैं। और जहां तक आपने कहा भ्रष्टाचार की बात, हमारी सरकार के अंदर जिसने भ्रष्टाचार किया हमने उसको जेल भेज दिया, चाहे वो कैबिनेट मिनिस्टर क्यों ना हो। हमारे खिलाफ ऐसे प्रोपेगेंडे जो बेबुनियाद हैं वो भारतीय जनता पार्टी करती रही है। याद रखना मेरी बात, तमाम नौजवान लड़के यहाँ बैठे हैं, मुस्तकबिल आपके हाथ में है। अगर आपके बीच में हम दीवार खड़ी कर देंगे कि इधर हिंदू रहेगा इधर मुसलमान रहेगा, ये देश चल नहीं सकता है। रशिया जैसा मुल्क जो दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्कों में से एक था, टुकड़े टुकड़े हो गया। ये देश मजबूत रह सकता है जब इस देश के अंदर देश के रहने वाले लोग आपस में प्यार मोहब्बत से रहें। जो लोग बीच में दीवार खड़ी करना चाहते हैं वो देश को मजबूत नहीं रख सकते। मेरा सवाल साजिया इल्मी जी से है। आपने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी ईमानदार हैं इसलिए उन्हें देश का प्रधानमंत्री होना चाहिए।
लेकिन नरेंद्र मोदी जी पर भी कोई आरोप नहीं है करप्शन के। और साथ ही जी, साथ एक और मेरा सवाल है कि एक ही सवाल। नरेंद्र मोदी जी के कैबिनेट से भगोरिया जैसे लोग जो बिल्कुल भ्रष्टाचार में लिप्त थे उनको निकाला गया है। अमित शाह एक ऐसा शख्स है उनका करीबी जिस पर इतने संगीन इल्जाम है कि बाकायदा उनको मना किया गया है ट्रैवल करने से। तो मतलब, और येदुरप्पा जो उनके खासम खास हैं उनको टिकट दिया गया है। श्री मल्लू को देखिए, इधर नरेंद्र मोदी कहते हैं, ये तो बात रही करप्शन की, कितना करप्शन आप एटीआर के रिकॉर्ड्स देख लिए। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार के अगर चार्जेस हैं तो वो बीजेपी कैंडिडेट्स, एमपी कैंडिडेट्स में है। दूसरा सबसे बड़ा सवाल और बहुत जरूरी है, बार बार नरेंद्र मोदी राहुल गांधी को शहजादा शहजादा कहते हैं। आप ये बताइए उन्होंने क्यों कल्याण सिंह का बेटा हो या रमन सिंह का बेटा हो या साहिब सिंह वर्मा का बेटा हो, क्यों उनको टिकट दिए? आप ये बताइए उन्होंने प्रमोद महाजन की बेटी को टिकट क्यों दिए? क्या वो वंशवाद नहीं है? और तीसरा और सबसे बड़ा सवाल जो मैं पूछना चाहूंगी, जब उनसे बार बार पूछा जा रहा है गैस के दामों को लेकर कि किस हेलीकॉप्टर में घूम रहे हो, किसका हेलीकॉप्टर है, अरबों करोड़ों रुपया जो तुम खर्च कर रहे हो कहां से आ रहा है, 100 फंडिंग बताएं, तो वो क्यों नहीं आ रहे हैं? अगर इतने ईमानदार हैं तो पोल फंडिंग जो बीजेपी की इस वक्त हो रही है, क्यों नरेंद्र मोदी घबरा रहे हैं उसका हिसाब किताब देने से? क्यों इनकी हिम्मत नहीं आरटीआई के अंदर आने से? ये सवाल है। देश ये जानना चाहता है कि किस बात की पर्दादारी है। और एक और बात, जो पुराना शेर है ना, तो इधर उधर की बात न कर, तू बता कि काफिला क्यों लुटा। हम ये पूछना चाह रहे हैं पैसा कहां से आ रहा है। और जो बीजेपी शासित क्षेत्र हो या फिर कांग्रेस शासित, वहां पे हर जगह करप्शन ही करप्शन है। और क्यों नरेंद्र मोदी अगर इतने ज्यादा भ्रष्टाचार से उनको इतनी ज्यादा परहेज है तो लोकायुक्त लगाने में क्यों उनको डर लगता है? क्यों लोकायुक्त से डरते हैं? नकवी साहब काउंटर करना चाहेंगे? देखिए, एक अच्छी चीज़ कांग्रेस और इनकी जुगलबंदी अच्छी है। जो बात कुछ कांग्रेस नहीं कह पाती वो ये कहते हैं, तो इसलिए एक मालिक और एक मोहरा, इसलिए मैं उस पर तो कुछ कहना नहीं चाहता। और लगता है कि कांग्रेस पहले सुपारी देगी और केजरी जी सरौता चला देंगे उस पर, तो ये चलता रहेगा, इस पर हमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन आज जो है वो आपने जो मुद्दा रखा है वो मुद्दा देश के सरोकार से जुड़ा हुआ है, देश में जो समस्याएं हैं उससे जुड़ा हुआ है। अब एक रटी रटाई पहले से लिखी हुई स्क्रिप्ट की ये बेईमान, ये बेईमान, ये बेईमान, इसलिए कांग्रेस के सारे बेईमानी को क्लीन चिट, और वो बेईमानी का उनका संवैधानिक और लोकतांत्रिक अधिकार है, उस पर कोई बोल नहीं सकता। आज देश में क्या है, आज देश में जब हम 10 सालों के कामकाज का लेखा जोखा मांगते हैं तो कांग्रेस पार्टी के लीडर्स, कांग्रेस पार्टी के नेता उसको कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय के तहखाने में रख देते हैं, उस लेखे जोखे की बही खाते को, और कहते हैं जी हम जवाब नहीं देंगे, हम सवाल पूछेंगे। क्योंकि हमें अधिकार सवाल पूछने का है, जवाब देने का नहीं है। हमें ये जवाब देने का अधिकार नहीं है कि 2G क्यों हुआ, हमें जवाब देने का अधिकार नहीं है कि कोल जी क्यों हुआ, हमें जवाब देने का अधिकार नहीं है कि CWG क्यों हुआ, हमें जवाब देने का अधिकार नहीं है कि जीजा जी क्यों हुआ। हम नहीं बताएंगे, क्योंकि ये अगर पूछोगे तो हम आपके खिलाफ होंगे। तो अब कुत्ते, बिल्ली और चूहे, इस पे चुनाव की बात होने लगी। तो यानी मुद्दों से भटक रहे हैं। आज अब बात कर रहे हो कि देश में इन्होंने 10 सालों में क्या क्या किया। हम 10 सालों में 10 काम पूछते हैं तो कहते हैं जी 10 काम में आप गिना लो। नहीं, मैंने आपको मौका दिया कि आप इन्होंने जो बात कही उसका काउंटर कर सकें, आप तो दूसरा काउंटर मार रहे हैं। नहीं, काउंटर नहीं कर रहे भाई। देखिए, कांग्रेस पार्टी या आप पार्टी एक ही बात है, मेट फॉर ईच अदर। इन्होंने कुछ इल्जाम लगाया उनका, तो इसलिए जो है वो दोनों लोग जो है वो जो कहेंगे, वो दोनों लोग जो कहेंगे उसका जवाब इनके पास खुद नहीं है, खुद ये संतुष्ट नहीं है जो ये बात कह रहे हैं। इन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में, अरे भैया मध्य प्रदेश में आप इधर उधर की बात ना कर। मध्य प्रदेश में एक मिनट उनको जो है एक बार जो है वो 40 दिनों का शासन चलाने का मौका मिला। वो भी सवाल नहीं था सरकार। मैडम, आप एंकर रही हैं, बोलती बहुत ज्यादा हैं, जरा सुनिए भी। ऐसा मैं इनको 40 दिनों का मौका मिला। 40 दिनों का मौका जब मिला तो इसके बाद ये भाग गए सड़क पे सरकार चलाने के बजाय। मध्य प्रदेश में 15 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, बिना विकास के सरकार बनती है क्या? छत्तीसगढ़ में हम लगातार 15 सालों से सरकार में है, विकास की सरकार बनती है क्या? गुजरात में हम लगातार जीत रहे हैं, कांग्रेस पार्टी ये सारी डर्टी पॉलिटिक्स करने के बाद भी उनका सुपड़ा साफ हो रहा है क्या? बिना विकास के, बिना काम के सरकार बनती है क्या? हम आज के मुद्दे पे आते हैं और सबसे पहले जो हमले हो रहे हैं उनमें नरेंद्र मोदी पर किस तरह से हमला हो रहा है, पहले उसकी बात करते हैं। ये देखिए, हिंदुस्तान फिरका परस्त नहीं बन सकता, और अगर हिंदुस्तान फिरका परस्त हो गया
तो कश्मीर हिंदुस्तान के साथ नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। मैं इस जियारत के सामने कहता हूं, फिरका परस्त कश्मीरियों को कबूल नहीं है, नहीं है। जो मोदी को वोट नहीं देगा उसको पाकिस्तान जाना चाहिए। अरे जो मोदी को वोट देगा उसको समंदर के अंदर डूब जाना चाहिए। The butcher of Gujarat was sounding like the butcher of Gujarat and also a CPIM spokesperson. Making these claims, throwing mud on people, not done. In that case, we can also get personal. We can also ask, the butcher of Gujarat couldn't take care of his own wife. How will he take care of this great nation? मुजफ्फरनगर में रायट हुआ, मैं वहां गया, देखो हिंदू से मिला, मुसलमान से मिला, महिलाओं से मिला, बच्चों से मिला, और मैंने उनसे पूछा भैया यहां हुआ क्या? हिंदुओं से मिला, मुसलमानों से मिला, और दोनों से पूछा भैया यहां हुआ क्या? और उन्होंने मुझे बताया, देखिए राहुल जी, यहां हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, यहां लड़ाई करवाई गई है, यहां लड़ाई करवाई गई है, यहां आग लगाई गई है। ठीक है, आग लगा दी, उनको लगा, बीजेपी के लोगों को लगा कि भैया उत्तर प्रदेश में बिना हिंदू और मुस्लिम की लड़ाई की हमारी बात नहीं बनेगी, तो लगा दी, आग लगा दी। ठीक है। आज हमारे देश के सामने दो सबसे बड़ी समस्याएं हैं, भ्रष्टाचार और सांप्रदायिकता। और सांप्रदायिकता को मैं भ्रष्टाचार से ज्यादा बड़ी समस्या मानता हूं। उसका कारण है, भ्रष्टाचार में किसी नेता ने कुछ लूट लिया, चलो कोई बात नहीं, भुगत रहे हैं। लेकिन अगर दंगों में हमारा परिवार खत्म हो गया तो वो तो जिंदगी का सवाल है, वहां तो फिर सब कुछ खत्म हो जाता है, जिंदगी नहीं बचती है। तो अगर देश के अंदर बहुत सारे लोग इनसिक्योर फील करें तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। नकवी साहब, हमला आप पर है। पहली बात तो मैं आपके इस कार्यक्रम में मैंने तो ये पहली बार देखा, जो अपने राहुल गांधी जी का बयान, उनके नीचे लिखा हुआ कंस ग्रेस पार्टी। अब ये तो इसका अर्थ मैं समझ नहीं पाया कि कंस ग्रेस पार्टी इंदौर, और उसके कार्यक्रम में बोल रहे थे। अभी किसको ग्रेस करने के लिए था, उसके पीछे क्या मकसद था, क्या मंशा था, अभी आप अपने आगे की न्यूज़ में ज़रूर दिखाइएगा कि कांग्रेस है कि कंस ग्रेस पार्टी है। दूसरी चीज़ ये कि जो अभी पूरे के पूरा अगर आप देखें तो जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि ऐसा लग रहा है जैसे कि हम पिछले 10 सालों से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं देश के, और बीजेपी सत्ता में है, और ये सब जितना भी कुशासन का कुनबा है ये विपक्ष में था, और ये सारा मिल करके जुल करके जो फ्रस्ट्रेशन का फालूदा है वो निकल रहा है सामने। तो ऐसे फ्रस्ट्रेशन के फालूदे का हश्र क्या होगा ये सबको मालूम है, और इसलिए एकजुट एक आवाज है, एक स्वर से एक आवाज है। नरेंद्र मोदी जी को रोकेंगे, बीजेपी को रोकेंगे, हम कह रहे हैं महंगाई को रोकेंगे, वो नरेंद्र मोदी को रोकेंगे, हम कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार को रोकेंगे, वो कह रहे हैं बीजेपी को रोकेंगे। तो ये जो सोच है, ये सोच अपने आप में जो डिफीट का फ्रस्ट्रेशन है उसको साफ दिखाई कर रहा है। नकवी साहब, मेरा आपसे एक प्रश्न है। भारत एक विविधताओं वाला देश है जहां अलग अलग धर्म, भाषा, जाति के लोग रहते हैं। यहाँ पे आप बात करते हैं कि एक भाषा, एक राष्ट्र, एक संस्कृति, एक भाषा वाला देश, इस विविधताओं वाले देश में कैसे संभव है? पहली बात तो ये भैया, आपने शायद हमारी पार्टी का, नरेंद्र मोदी जी का, और हमने भी अभी थोड़ी देर पहले कहा, आपने जो हमारा संकल्प है वो नहीं सुना। हमने कहा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत। जब हम एक भारत की बात करते हैं तो भारत का रहने वाला हर व्यक्ति श्रेष्ठ हो, भारत जो है वो संपन्न हो, भारत जो है वो एक पूरी दुनिया के सामने अपनी धाक जमा सके। और हमने कहा सबका साथ सबका विकास। हमने ये नहीं कहा हिंदू का साथ और हिंदू का विकास या किसका साथ उसका विकास, नहीं, सबके साथ की बात है कि हर हिंदुस्तानी का साथ और हर हिंदुस्तानी का विकास। हम जो है वो सेकुलरिज्म को सियासत के चश्मों से नहीं देखते, हम संविधान के चश्मों से देखते हैं। और जिस दिन सेकुलरिज्म सियासत के चश्मे से देखना लोग बंद करेंगे और संविधान के चश्मे से देखेंगे, वो उस दिन जो है सबके साथ सबके विकास की बात करेंगे, एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करेंगे। मैं यहाँ एक बात कह दूं
अभी आरएसएस ने एक सर्कुलर जारी किया है कि देश की मेजॉरिटी 100% वोट दे, वरना वो इतिहास बन जाएगी। या तो इतिहास बना दे या इतिहास बन जाए। अगर आप हिंदू मुसलमान की बात नहीं करते तो आरएसएस के इस सर्कुलर का मतलब हमारी समझ से बाहर है। देखिए, मैं एक बात बताऊं, मुझे तो कांग्रेस पार्टी की सोच पर ही बहुत तरस आ रहा है। अरे भाई, आप कुछ बोलो, कुछ क्रिटिसाइज करो, बहुत अच्छी बात है। अगर कोई संस्था ये कहती है कि समाज के सभी लोग मिल करके 100% मतदान करें, तो इसमें किसको क्या आपत्ति हो सकती है भैया? अरे देश का हर नागरिक जो है उसका मतदान करना उसका संवैधानिक अधिकार है, उसका लोकतांत्रिक अधिकार है। और अगर संस्थाएं, अगर जो है वो स्वयंसेवी संस्थाएं ये बात कह रही हैं, तो उसमें आपको उसमें भी आपत्ति? तो आपको तो दिक्कत ये है कि बीजेपी, कांग्रेस, बीजेपी, आरएसएस ये हर वक्त सोते में जागते में आपको याद आता है, इसलिए हर अच्छी चीज भी आपको बुरी नजर आएगी। इसलिए हमें कोई इसमें आपत्ति नहीं है। मेरा सवाल शाहजा जी से है। केजरीवाल जी ने कुछ सिख दंगों पे, 84 के सिख दंगों पे एसआईटी की मांग करी थी, लेकिन केजरीवाल जी को उस एसआईटी पे भरोसा क्यों नहीं है जिस एसआईटी ने मोदी को क्लीन चिट दी थी? देखिए, जहां तक बात है सिख दंगों की, बड़ी बड़ी प्रॉमिसेस की गई और इतने साल हो गए 84 के बाद कुछ भी उसके बारे में नहीं किया गया। और बतौर इसके कि हमारे प्रधानमंत्री सिख हैं और उन्होंने इस बात के लिए बहुत पहले कहा था कि मुआवजा भी दिया जाएगा और सारे केसेस बंद किए जाएंगे, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। भाजपा ने बहुत शोरगुल किया, लेकिन अगर किया तो 49 डेज के अंदर ही जो काम इतने सालों साल नहीं हो पाया वो अरविंद केजरीवाल ने किया। रही बात गुजरात के एसआईटी की, तो ये बात सिर्फ एसआईटी के क्लीन चिट की नहीं है, ये बात बहुत से लोगों की यकीन की है जो खुद महसूस नहीं करते नरेंद्र मोदी की इसमें, और किसी के देखरेख में, किसी के वॉच में ये दंगे हों, ये बहुत ही गलत है। तो एक जिम्मेदारी, एक मॉरल धर्म, और खुद वाजपेयी जी ने कहा था कि ये राजधर्म का वायोलेशन है। कम से कम आप वाजपेयी जी की तो बात मानेंगे ना, अगर केजरीवाल जी की नहीं। मेरा क्वेश्चन अलवी साहब से है। मैं पूछना चाहता हूं कि गांधी परिवार के डीएनए में ऐसा क्या विशेष है कि हमेशा उनका नेता शुरू से ही वंशवाद की परंपरा से आती आ रही है? और दूसरी बात, अगर मोदी का लहर देश में है तो आपको नहीं लगता कि आपका नेतृत्व कमजोर है, इस कारण मोदी को इतना सपोर्ट मिल रहा है? देखिए, पहले सवाल का जवाब मैं आपको दूंगा। सवाल परिवार का नहीं है, और जहां तक गांधी परिवार का ताल्लुक है, बहुत अदब के साथ और माफी के साथ कहूंगा, मैं किसी के जज्बात के साथ ठेस पहुंचाना नहीं चाहता। इस देश की आजादी की लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी के फोरफादर्स का एक दो का नाम लेना मुश्किल है। कांग्रेस पार्टी के लोग थे, आबा व अजदाद थे, जिन्होंने इस देश के अंदर कुर्बानियां दी और फांसी के फंदे खाए। नेहरू परिवार के लोग जेलों के अंदर रहे। नेहरू परिवार की इंदिरा गांधी देश को कुर्बान कर दिया। नेहरू परिवार के राजीव गांधी ने देश को कुर्बान कर दिया। और फैसला जनता करती है, नेता आसमान से नहीं उतरता है, जनता के वोट से चुना जाता है। और जहां तक नरेंद्र मोदी जी का आपने सवाल किया, देश की जनता फैसला करेगी। अभी उस मेरे छोटे भाई ने सवाल किया एसआईटी पे क्यों नहीं भरोसा। किसी मुख्यमंत्री के खिलाफ एसआईटी होती है, सबूत इकट्ठा करना मुश्किल हो जाता है। ईमानदारी के साथ तब हो सकता था कि मुख्यमंत्री इस्तीफा दे देते, उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन होता। और माफ करना मेरे अजीज दोस्त, देश की राजनीति अदालतों के फैसलों से नहीं चलती है, इमेज से चलती है। नेता की इमेज क्या है? और हमेशा याद रखना, दुनिया के अंदर सेक्युलरिज्म का सर्टिफिकेट उस देश की माइनॉरिटीज देती हैं। अपने बारे में आप कुछ भी कहते रहें, अगर आपसे देश की अक़लियतें मुतमईन हैं तो आप सेक्युलर हैं, और अगर देश की अक़लियतें मुतमईन नहीं है तो आप सेक्युलर नहीं कहला सकते। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, आपने कुर्बानी की बात करी, हम आपकी कुर्बानी और आपने जो कुर्बानी के गांधी नेहरू परिवार के कुर्बानी की बात की, उसको हम नतमस्तक होकर सलाम करते हैं और देश भी सलाम करता है। और उसका राजनीतिक जो फ़ायदा है वो आपको सूद ब्याज के साथ मिल गया है। कुर्बानी का राजनीतिक फ़ायदा कभी नहीं लिया जाता। लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी ने कभी देश को बताया कि गांधी नेहरू परिवार के अलावा भी देश के हज़ारों हज़ार लोगों ने कुर्बानी दी है? क्या कांग्रेस पार्टी ने कभी बताया कि बेगम हजरत महल भी इसी देश की मट्टी में पैदा हुई है, जिन्होंने कि अंग्रेज़ों से लड़ते लड़ते अंग्रेज़ों को इस देश से भगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? क्या कांग्रेस पार्टी ने बताया कि अम्मा भी इसी देश में रही हैं और इसी देश में अंग्रेज़ों के खिलाफ युद्ध का हिस्सा रही हैं?
क्या बताया कि अशफाक उल्लाह खां ने भी इस देश के लिए कुर्बानी दी है? क्या बताया कि सरदार भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद जैसे और तमाम ऐसे हजारों लोग होंगे जिनका की एक लंबी लिस्ट है। आप नहीं, आप तो नाम लेंगे, कहेंगे इंदिरा जी ने कुर्बानी दी, राजीव जी ने कुर्बानी दी, इन्होंने दी, लेकिन इस देश में करोड़ों लोग अडवाणी को भूल गए, आप मुरली मनोहर जोशी को भूल गए, आप जसवंत सिंह को भूल गए, आप यशवंत सिन्हा को भूल गए, आप वाजपेयी जी को भूल गए, आप अपनी बीवी को भूल गए, आप अपनी बीवी को भूल गए, आप अपने घर के बुजुर्ग को भूल गए, आपने अपने को भगवान बना दिया। अच्छी बात है, आपने एक मालिक और एक मोहरा दोनों को आपने सटा मैं कहूंगा आपने अल्पसंख्यकों की बात करी, अल्पसंख्यकों का मुद्दा, अल्पसंख्यकों के मुद्दे की बात, मैंने एक बहुत छोटा सा, मैं परिवार पे, आप उसी परिवार के दो लोग आपके यहाँ से भी लड़ रहे हैं चुनाव जी, उसी परिवार के दो लोग आपके यहाँ से भी चुनाव लड़ रहे हैं। लड़ना है, वो परिवार वो है जिस परिवार को कि इस कुर्बानी वाले परिवार ने उनका बोरिया बिस्तर घर से बाहर फेंक दिया था, वो परिवार वो है। अब उस पर कहानी आप सुनेंगे, वो परिवार वो है जब बच्चा सा था, छोटा सा वरुण गांधी, तो उसको गोद में लेकर के उस परिवार से उनको निकाल के बाहर किया गया था, वो परिवार है, वो कुर्बानी वाला परिवार है। दूसरी चीज, मैं नहीं, दूसरी चीज, इन्होंने कहा अल्पसंख्यकों की बात, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, मैं एक लाइन में कहूंगा, ये 10 सालों में इन्होंने बहुत ढिंडोरा पीटा कि हम जो है वो हमने अल्पसंख्यकों के हितैषी, अभी भी कह रहे हैं कि हम आरक्षण देंगे, ये देंगे, वो देंगे। इनका एक खुद सरकारी दस्तावेज है, सिरसा मेवात एक जगह है हरियाणा में, आपकी पार्टी के लोग लड़ रहे हैं, वहां पे 71% मुसलमान रहता है, वहां के आर्थिक सामाजिक स्थिति क्या है, 30% लोग आर्थिक और सामाजिक रूप से संपन्न है और 70% गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं, अनपढ़ रहे हैं। उसी तरह से रामपुर मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी रही है, वहां पे 55% मुसलमान है, वहां पे आर्थिक सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति क्या है, वहां पे 29%। इसके अलावा बरेली है, वहां पर जो है वो 41% मुसलमान है, वहां पर 21% आर्थिक सामाजिक और शैक्षणिक। मैं ये उदाहरण दे रहा हूं, तो आप किस तरह से, किस रूप में आप जब बात करते हैं आर्थिक सामाजिक शैक्षणिक सशक्तिकरण की, तो आपने उसमें भी बेईमानी की। आप सेकुलरिज्म को क्या पर आप तो इल्जाम ये लगाते हैं कि इन्होंने ज्यादा दिया, लेकर के लोग ओढ़े बिछाए, क्या करें? आप इल्जाम ये लगाते हैं कि इन्होंने ज्यादा दिया, फिर इल्जाम ये लगा रहे हैं कि इन्होंने कुछ नहीं दिया। इन्होंने कुछ नहीं दिया, इन्होंने जो है वो केवल जो है, इन्होंने केवल अलवी साहब की बात सुन लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। जी अलवी साहब, एक तरफ कहते हैं कि कुछ नहीं किया, और मैं मानता हूं जितना करना चाहिए था शायद इतना हमने नहीं किया, हमें और करना चाहिए था, मुझे कहीं इस बात को कहने में तकल्लुफ नहीं है। लेकिन अगर हम कुछ करने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहला इल्जाम आप लगाते हैं कि अपीजमेंट कर रहे हैं। और यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा, अगर आप ये बताते बजाय ये कहने के अशफाक उल्लाह खां का नाम लेने के, दूसरे लोगों का नाम लेने के, आप कहते कि बीजेपी के फला नेता थे जिन्होंने फ्रीडम मूवमेंट के अंदर हिस्सा लिया, तो शायद ज्यादा अच्छा होता। ये सारे लोग थे, इतिहास के बड़े पुरुष हैं। मैं तो जानना चाहता हूं कि क्या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पूर्वजों ने इस देश की लड़ाई के लिए कोई हिस्सा लिया था? उनके नाम अगर आप बता देंगे। एक मिनट, उस वक्त आंदोलन था, उस आंदोलन में सब लोग थे। एक मिनट, वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट, अगला मौका मैं शाजिया को दूंगा। एक मिनट एक जुमले में बात खत्म करूंगा। आज शाजिया, एक मिनट, आज हद ये है कि भारतीय जनता पार्टी को वोट मांगने के लिए अपने नेताओं की बजाय सरदार पटेल का नाम लेंगे, आपने वो लाल बहादुर शास्त्री का नाम लेंगे, उनके नाम पर वोट मांग रहे हैं। नहीं, अच्छा, आपने वो पॉइंट रखा। मैं 1 मिनट रोक रहा हूं यहाँ पर। शाजिया, मैं आपको मौका दूंगा, मैं आपको अगला मौका दूंगा। आगे बढ़ते हैं। अभी हमने नरेंद्र मोदी पर जो हमला हो रहा है वो देखे, जो राहुल गांधी पर हमले हो रहे हैं उन पर भी एक नजर डालते हैं, फिर आपके पास आ रहा हूं। कांग्रेस पार्टी जब संकट में आती है, भ्रष्टाचार के संकट में आई हो, महंगाई के सवालों का जवाब देने का संकट पैदा हुआ हो, सुप्रीम कोर्ट से डंडा चला हो, मंत्रियों को जेल जाने की नौबत आई हो, तो वे सेक्युलरिज्म का बुर्खा पहन लेते हैं और सेक्युलरिज्म का बुर्खा पहन करके बंकर में छिप जाते हैं। और अभी गरीबी की बात मत करो, देश का सेक्युलरिज्म खतरे में है। अरे करप्शन की चर्चा मत करो, देश सेक्युलरिज्म खतरे में है। अब कांग्रेस पार्टी
सेक्युलरिज्म के नाम पर देश के सामान्य मानव की जो आशा आकांक्षा है उसको दबोच नहीं सकेगी। कांग्रेस पार्टी सेक्युलरिज्म के नाम पर हिंदुस्तान के गरीबों के पेट पर लात मारती नहीं रह पाएगी। देश के नौजवान को रोजगार चाहिए, माताओं बहनों को सम्मान चाहिए, सुरक्षा चाहिए। इसके जवाब देने पड़ेंगे। तो हमले राहुल गांधी पर भी हो रहे हैं, इसी तरह जैसे आपने देखा अभी नरेंद्र मोदी साहब ने हमला किया। शाजिया, मुद्दा यहां पर यह है कि सेक्युलरिज्म क्या सिर्फ एक बुर्का है? जी, सेक्युलरिज्म और कम्युनलिज्म इन दो शब्दों का की जो धज्जियां उड़ी हैं, उनके मायनों के साथ जो खिलवाड़ किया गया है, और सेक्युलरिज्म के आड़े में जिस तरह का कम्युनलिज्म और सांप्रदायिकता की हिंसा देखने को मिली है, वो मतलब इन लोगों ने तो पूरे की पूरी परिभाषा ही बदल दी है। जो मैं बयान भी दे रही थी वो मैं एक तो तंजिया कह रही थी और मैं कह रही थी प्रो कम्युनिटी, लेकिन संप्रदाय को इस्तेमाल करना। बयान पर भी आएंगे, वो भी दिखाएंगे, लेकिन अभी और आप देखिए नरेंद्र मोदी ने अरविंद केजरीवाल को, जब उन्हें समझ में नहीं आया, जब बहुत सवालात अरविंद केजरीवाल ने पूछे, उन्होंने जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा ये पाकिस्तान के एजेंट हैं, ये AK-49 है। इससे ज्यादा सांप्रदायिक कोई बात हो सकती है? वो क्या कहना चाह रहे थे? हम कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल आम आदमी के एजेंट हैं, हर एक हिंदुस्तानी के एजेंट हैं, और नरेंद्र मोदी सिर्फ अंबानी और अदानी के एजेंट हैं। और दूसरी बात, मेरे पर अभी इल्जाम लगाया है, मेरे पर अभी दोनों पार्टियों ने इल्जाम लगाया है। इन्होंने कहा है कि ये कांग्रेस, ये मोहरा है, पता नहीं ऐसी कुछ उन्होंने बात की कि हम इनके साथ हैं। इन्होंने कहा है अभी भी कि RSS के लोग सारे अन्ना हजारे आंदोलन में थे। आप ये बताइए, हमने सबसे पहले रॉबर्ट वड्रा का खुलासा किया, ये तो नकलची बच्चे की तरह पीछे पीछे चल पड़े। हम ही ने शीला दीक्षित को हराया, भाजपा 3 बार कोशिश करती गई, नहीं हुआ। हम ही ने सारे के सारा पर्दाफाश किया जो हुडा कर रहे हैं या DLF कर रहा है। हम ही ने CAG ऑडिट की बात की 2 बड़ी कंपनियों के खिलाफ, तो कोई कुछ नहीं बोले। अब नकल में आकर कह रहे हैं और हमको कह रहे हैं कि एक दूसरे के एजेंट हैं। हम आम इंसान की A टीम है और ये लोग एक दूसरे की B टीम है, अदानी और अंबानी की B टीम है। देखिए, हम जो कुछ शाजिया जी कह रही हैं, मैं उस पर कोई बहुत टिप्पणी करूं इसकी ज़रूरी इसलिए नहीं है कि ये बात इन्होंने रटी रटाई बात, ये लगातार इसी को कहते रहे, अदानी अंबानी पता नहीं क्या क्या। मैं आपको एक बात बताऊं, आप पार्टी का तो जो होना था वो हो गया, वो तो अब, क्योंकि जब जो है वो मालिक पिट गया तो मोहरे का क्या होगा सबको पता है। अब जो है वो आज की तारीख में देश में जो देश चुनना चाहता है, ये सब बहुत हो गया, हिट एंड रन। आपने एक दूसरे पर आरोप लगाया और भाग गए, सुबह आरोप और शाम को दूसरे आरोप की तैयारी। आपने वाड्रा पर आरोप लगाया, वाड्रा पे आरोप लगाया, और 1 घंटे के बाद आप जो है वाड्रा के आरोप के बाद आपका कहां गायब हो गए? आपने जो है कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाया, कांग्रेस के आरोप लगाने के बाद आप कहां गायब हो जाते हैं? आप जो है वो अंबानी पे आरोप लगाते हैं, आरोप लगाने के बाद आप कहां गायब हो जाते हैं? और क्यों गायब हो जाते हैं? कहां गायब होना महत्वपूर्ण नहीं है, क्यों गायब होना। अब जब इनसे सवाल पूछा जाता है कि अमेरिका से जो करोड़ों रुपया आपको मिल रहा है वो किस लिए मिल रहा है? अरे कितना झूठ किस लिए मिल रहा है? आपको फोर्ड फाउंडेशन से जो पैसा मिल रहा है वो आपके किस लिए मिल रहा है? आप देश के पार्टी नहीं है, जवाब नहीं, तो इसलिए इसका जवाब देना चाहिए ना। अरे भाई वो अच्छा मुद्दा है, किसी और दिन उस पर भी बहस रखेंगे। हमेशा ऐसा क्यों होता है कि माइनॉरिटी के नाम पे देश के एक पर्टिकुलर सेक्शन को टारगेट किया जाता है? उन्हें यह डर दिखाया जाता है कि उन्हें खुद के देश में डर है। उन्हें आप ऐसा क्यों प्रिटेंड करते हैं कि आप खुद उनके सोल प्रोटेक्टर है? उन्हें बरगलाने की कोशिश क्यों होती है, जबकि उनके पावर को देश की तरक्की में योगदान के रूप में हम इस्तेमाल कर सकते हैं? आपका बहुत अच्छा सवाल है, और अगर आपने टीवी चैनल्स पे कई बार मुझे देखा होगा तो मैंने हमेशा कहा है कि हिंदुस्तान का मुसलमान किसी से खौफजदा नहीं होता है। ये मुमकिन नहीं है कि जो लोग खुदा में मुकम्मल यकीन रखते हों वो किसी से डर जाएं और खौफजदा हो जाएं। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता जो लगातार कहते हैं कि अगर हम सरकार में आएंगे तो मुसलमान को नहीं डरना चाहिए, और मैं यही सवाल पूछ रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी का ये कौन सा सेक्युलरिज्म है कि आप ये तो कहते हैं कि हम एक आंख से हिंदू मुसलमान को देखते हैं। आपने पार्लियामेंट के चुनाव में कितने मुसलमानों को टिकट दिया हिंदुस्तान के अंदर? बताइए, इस देश में कितने मुसलमानों को आपने टिकट दिया? अगर आप एक निगाह से हिंदू मुसलमान को देखते हैं, आप टिकट उन्हें नहीं देंगे, सिर्फ देश के लोगों को धोखा देंगे कि हम एक निगाह से देखते हैं। खुदा करे इस एक निगाह से कहीं आपकी सरकार आ गई तो पता नहीं इस देश का क्या हाल होगा। किशोर जी, क्योंकि मुसलमानों की सबसे बड़ी माइनॉरिटी है
इसलिए वो शेर है ना, है मेरे कई चाहने वाले लेकिन मेरा कोई नहीं, मैं भी इस मुल्क में उर्दू की तरह रहता हूँ। तो उसी तरह का हाल है मुसलमानों का भी। आपने पूरा टेप दिखाया नहीं। मैं आगे उनसे पूछ रही थी, मैं कांग्रेस के खिलाफ कह रही थी कि बार बार डर में क्यों रह रहे हैं आप, खौफ में? भाई आपकी आर्थिक कंडीशन क्या है? आप देखिए एजुकेशन में नुमाइंदगी में प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट जॉब्स, हर जगह में नुमाइंदगी मुसलमानों की देखिए, उनकी आर्थिक हालत देखिए, तो उन्हें डरा धमका कर खौफ में रखा गया है। हम ये कह रहे हैं कि आप लोग उठिए, सोचिए, जो आपको बेहतर डील दे, जो आपके लिए तालीम और रोजगार दे, उसको आप दें। और ये कांग्रेस की देन है ये कि इतनी ज्यादा इलिटरेसी में, इतनी बदहाली में रखा है मुसलमानों को, और उन्हीं वही लोग उनके वोट देते हैं। और समाजवादी पार्टी भी वही करती है। मतदाताओं से बात करने के लिए आम आदमी पार्टी भी शाजिया इल्मी को भेजती है जी, क्योंकि आपने वो वीडियो देखा है। मैं आपको बहुत सारे वीडियो भेजूंगी जहां मैं सारे गांव में गई हूँ गाजियाबाद में, जहां पे हमारे त्यागी भाई हैं, जाट भाई हैं। आर.के. पुरम में आम आदमी पार्टी ने शाजिया इल्मी को ही उतारा था। आर.के. पुरम में सबसे कम मुसलमान है, तभी तो ये सवाल है, सबसे कम मुसलमान है। तो आपके ये सबसे बड़ा सबूत है कि मैं लड़ी एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जहां सबसे कम मुसलमान थे, क्योंकि मैं देश की बेटी हूँ, मैं देश की बेटी हूँ, मैं भारतीय हूँ, मैं हिंदुस्तानी हूँ, और हिंदुस्तान और भारत की बात करूंगी। इस देश की यही खूबसूरती है, इस देश की यही खूबसूरती है कि कांग्रेस पार्टी को राशिद अलवी, भारतीय जनता पार्टी को नकवी और आम पार्टी को शाजिया रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यही तो खूबसूरती है। इसी को तो बचाना है, इसी को तो बचाना है। ये लोग उसे तबाह कर देना चाहते हैं। सहमत हूँ, 10 सेकंड सर। मैं इनकी बात से सहमत हूँ कि देखिए एक चीज़ तो बहुत साफ है कि आज मुल्क में बदलाव और बेचैनी दोनों है। इसलिए हम जो कह रहे हैं, सियासत में तूफान क्या देखता है, खुदा है निगहबान क्या देखता है। तू हाकिम बना है तो इंसाफ भी कर, तो हिंदू मुसलमान क्या देखता है। तो इस हिंदू मुसलमान का चुनाव नहीं है, ये चुनाव विकास का है, ये चुनाव सुशासन के लिए है। और इसमें हिंदू मुसलमान, सांप्रदायिकता, धर्मनिरपेक्षता ये रहेगी। इसको धर्मनिरपेक्षता को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। उम्मीद है लोग वोट इसी को सोचते हुए करें, इसी बात को सोचते हुए करें, इसी अंदाज में करें, इसी लहजे के साथ करें जो बात नकवी साहब ने कही अंत में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अलवी साहब, शाजिया और नकवी साहब हमारे साथ यहाँ जुड़ने के लिए। देश की जनता जानना चाहती है कि हर बड़े मुद्दे पर